नमस्कार, हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय में सभी पार्टियों का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन कल प्रचार के इस तूफान में एक नया उफान आ जाएगा, क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री मोदी नागालैंड और मेघालय में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी जहां नागालैंड के दीमापुर में चुमुकोडिमा में एक जनसभा करेंगे, वहीं मेघालय में उनके 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। वो शिलांग में एक रोड शो करेंगे तो वहीं तुरा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज जनादेश में हम मेघालय और नागालैंड में मौजूद अपने संवाददाताओं से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पीएम मोदी के चुनावी दौरे से कितना बदलेगा इन 2 राज्यों का चुनावी गणित। लेकिन पहले देखते हैं कि आज इन दोनों चुनावी राज्यों में किस तरह की राजनीतिक हलचल रही। नागालैंड की 60 में से 59 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है और ऐसे में 2023 में एक बार फिर से बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन विजयी संकल्प लेकर सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनडीएफ अलग अलग मैदान में उतरे हैं। अब मतदान के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए कोहिमा से देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर 59 सीट पर ही मतदान होना है, जिस पर 183 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला भाजपा एनडीपीपी गठबंधन एवं कांग्रेस और एनपीएफ के बीच में है। एक तरफ सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी के साथ है, वहीं कांग्रेस और एनपीपी भी इस रण में अलग अलग जोर आजमाइश में लगी हैं। पिछला बार भी हम लोग गठबंधन में लड़े, हम लोग जीत के आए। 5 साल सरकार चला और 5 साल में मोदी जी ने जो नॉर्थ का जो विकास और खास करके नागालैंड का जो विकास का काम किए हैं, उसके लिए हम लोग निश्चिंत है जो हम लोग फिर से एक बार सरकार फिर से मेजोरिटी फुल मेजोरिटी में बनाने वाले हैं। विकास का जो है वो काम चल रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ और उसको करेंगे। 2018 में खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस को विश्वास है कि इस बार वह बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो वहीं एनपीएफ का कहना है कि इस चुनाव में उनकी जीत पक्की होगी। हम 23 सीट में जरूर लड़ रहे हैं, जितने भी जीते, लेकिन जो भी संख्या आएगी ये तो जरूर है कि इस बार बदलाव होगा और बदलाव जब होगा तो कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल होगी, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि सेकुलर अलायंस होना बहुत ज़रूरी है। तो नागालैंड को बचाने के लिए हम आगे आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी मेहनत कर रही है और जितनी हो सकेगी उतनी हम अपनी ताकत लगा के जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं मतदाताओं का कहना है कि इस विधानसभा चुनाव में विकास उनका मुख्य मुद्दा है। उत्तर पूर्व का राज्य नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं। इस समय हम ट्विंगसांग में हैं। ट्विंगसांग में यहाँ के युवा हमारे साथ हैं। क्या सोचते हैं ये, क्या इनके इस चुनाव में मुद्दे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप वोट देने जाएंगे? हाँ। तो आप पहली बार वोट दे रहे हैं असेंबली के लिए? Yes, first time. क्या डिमांड आपकी है इस इलेक्शन में? We are looking for a government who will bring development activities to our district and our constituency, especially looking forward to the unemployed youth. We don't have government higher education like medical colleges, engineering colleges, so we want those kind of activities. I want to vote for the rightful candidate who would bring development to our place, and especially I want to focus on the candidate who would provide new opportunities and avenues for the youths. आप क्या सोचेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? We want good roads, we want good infrastructure. There are many youths who want to get good educations, but due to lack of financial conditions, we have only one lone government college. So we don't have any such thing as colleges, no other vocational institutions and all. We don't have any infrastructure. We are lagging behind in many things. And moreover, thousands of educated people are here in Dunsang, but many of us are unemployed. Even after attending statehood, the eastern Nagas, especially the eastern areas, we are still lagging behind in every field, be it road condition, be it government infrastructure. आप वोट देने जाएंगे, पोल करेंगे, तो यहाँ पे गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आपके इस चुनाव में होंगे? Yes, like this, there is a problem. Like even for this, regarding these hospitals and also regarding this education. For education, like in order to go for higher studies, we go outside of our place. So if they provide proper facilities and bring development,
we can bring changes and like that's how we can help our economy to grow. राज्य में एक सीट पर निर्विरोध निर्वाचित के बाद अब 59 सीटों के लिए ही एक चरण में मतदान होना है। पूरे राज्य में लगभग 13,17,632 मतदाता 183 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला 27 फरवरी को करेंगे, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे में भाजपा और एनडीपीपी की कोशिश है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी करें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनपीएफ की कोशिश है कि वह जनता का विश्वास जीतने में कामयाबी लें। अब देखना होगा कि नागालैंड की जनता जनार्दन आखिर किसको अपना जनादेश देती है। सहयोगी नीरज सिंह और कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, कोहिमा, नागालैंड। नागालैंड की चुनावी राजनीति देश की बाकी राजनीति से थोड़ी अलग है। यहाँ के सियासी मुद्दों को पार्टियां तो प्रभावित करती हैं, लेकिन गांव का हेड जीबी, जिसको नागा भाषा में गांव बोरा भी कहते हैं, वो भी काफी हद तक प्रभाव डालता है। गांव में हेड जीबी का आदेश ही अंतिम आदेश होता है। कौन होते हैं हेड जीबी या गांव बोरा, आइए देखते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा के पास एक गांव में हमें विलेज हेड की परंपरा के बारे में पता चला। राज्य में भले ही कोई सरकार चलाए, लेकिन नागालैंड के आदिवासी गांवों में आज भी लोग विलेज हेड के आदेशों को मानते हैं। यहाँ विलेज हेड, जिसे नागा भाषा में जीबी या गांव बोरा भी कहते हैं, गांव बोरा के कहे शब्द गांव के लोगों के लिए किसी राजा के आदेश के बराबर होता है। उत्तर भारत के गांव में भी विलेज हेड है, जिन्हें हम गांव प्रधान कहते हैं, लेकिन अंतर यह है कि उत्तर भारत में ये चुनकर आते हैं, जबकि नागालैंड के विलेज हेड चुनकर नहीं आते। एक विलेज हेड के जाने के बाद दूसरा विलेज हेड उसी परिवार से आता है। गांव के हर मामले में जीबी का निर्णय अंतिम होता है और सभी लोग उसके आदेश का पालन करते हैं। जो झगड़ा हो गया और जगह थोड़ा गंदगोल होने से तो जीबी से पूरा फैसला करेगा, वही है, उसको पावर तो इतना है, तो सब आदमी भी जीबी का रेस्पेक्ट तो देता है। Whatever orders or whatever verdicts given by our GB, whenever we have quarrel or whenever we have some conflicts, we always give respect to the verdicts of our GB. राज्य में भले ही कोई सीएम बन जाए, लेकिन जब वो गांव लौटता है तो उसे जीबी का ही आदेश मानना पड़ता है। यही कारण है कि नागालैंड के चुनाव में जीबी या गांव बोरा सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गांव के सभी लोग न केवल जीबी के आदेश का पालन करते हैं, बल्कि हर काम में उनकी सलाह भी ली जाती है। जीबी रूल्स जीबी का रोल होता है कि कोई घटना हो जाए या मारामारी हो जाए, ये विलेज का जुरिस्डिक्शन का अंदर से ही समाप्त किया जाएगा। जैसे कि जजमेंट यहाँ से ही दिया जाएगा। इनइक्वालिटी की तरफ देखें तो जैसे कि अमीर आदमी ऐसे दुखी आदमी के ऊपर नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका जज जैसा देखता है। पीस कीपिंग बस्ती का कि सब इलेक्शन का समय में ठीक ठाक चले काम, तो इसका काम यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कई सारे जीबी होते हैं, उनमें एक हेड जीबी होता है जिसकी भूमिका काफ़ी सशक्त होती है, और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश करती हैं कि जीबी तक अपनी विचारधारा को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सकें। हेड जीबी के 4 जीबी होते हैं, जिसे एक तरह से आप उसका मंत्रिमंडल समझ सकते हैं, जो हेड जीबी के आदेशों का पालन करवाते हैं। हालांकि लोग स्वतंत्र रूप से किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग में हेड जीब का आदेश भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए राज्यों के चुनावों में उसका आदेश काफी महत्वपूर्ण होता है। ग्राम स्वराज की जो भावना है वो यहाँ पर आपको जड़ों में दिखाई देती है, और जीबी के लिए एक रेस्पेक्ट होता है, और यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जीबी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनको पता है कि जीबी का अगर उनको आशीर्वाद मिलेगा तो वो पार्टी सत्ता के नज़दीक पहुंच जाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, नागालैंड।
तो जनादेश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नागालैंड के चुनावी मुद्दों की, और हम बात करेंगे अपने संवाददाता नीरज सिंह से कि वहां पर जमीनी चुनावी मुद्दे क्या हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसूर सैंडल सोप। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि नागालैंड में चुनावी स्थिति इस वक्त क्या है, और नागालैंड में क्या चुनावी मुद्दे और हो सकते हैं, और क्या है पीएम मोदी के चुनावी दौरे की तैयारी, जो कल पीएम मोदी की एक रैली वहां पर होने वाली है। और इस रैली के बाद राज्य के चुनावी गणित कितने बदल जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीमापुर से हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, अभी हम ब्रेक के पहले आपकी एक स्टोरी देख रहे थे जो आपने जीबी पे की थी, लेकिन जो गांवों के जो प्रमुख होते हैं उन पे आपने की थी। लेकिन हम अभी इस वक्त बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कल दीमापुर पहुंचने वाले हैं। और कल जब दीमापुर में प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली जब होगी नागालैंड में, तो इससे राज्य के चुनावी समीकरण कितने बदलेंगे? देखिए प्रखर, बिल्कुल बदलेंगे राज्य के चुनावी समीकरण। आप अगर देखें कि सिर्फ नागालैंड ही नहीं, प्रधानमंत्री इससे पहले भी अगर पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार पूर्वोत्तर भारत पर न केवल निगाह रखे रहते हैं, बल्कि विकास के जो तमाम काम है पूर्वोत्तर भारत में जो हो रहे हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जब तक पूर्वोत्तर भारत का विकास पूरी तरीके से नहीं होगा, तब तक हम देश के संपूर्ण विकास की बात नहीं कर सकते। यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता पूर्वोत्तर भारत में काफी ज्यादा है। और खास तौर से अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की संस्कृति को लेकर, नागालैंड के विकास को लेकर जिस तरीके का विजन डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया है, वो भी प्रधानमंत्री की जो सोच है उसको दर्शाता है कि किस तरीके से आने वाले 5 साल में नागालैंड का जो विकास है वो करना है। निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, एक बड़ी जनसभा दीमापुर में संबोधित होगी और जिसमें तमाम जो लोग हैं वो नागालैंड से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के विचारों को सुनने के लिए। तो एक कह सकते हैं कि एक चेंज पूरे नागालैंड में आपको दिखाई देगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं प्रधानमंत्री की बातों से। ये आपने तमाम इलेक्शंस में देखा है, दूसरे राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं कि पूरा इलेक्शन का जो रुख है वो बदल जाता है जब प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में उतरते हैं। नीरज, यहाँ पर एक मुद्दा मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा नागालैंड के चुनावों का है कि नागा समस्या को सुलझाने को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं वो भी एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। और जब गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि नागा समस्या को चुनाव और तेजी लाने के लिए, उस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो कल जब पीएम मोदी एक रैली करेंगे वहां पर, तो क्या वो इस मुद्दे पर भी कुछ स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल प्रखर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। और अमित शाह लगातार अपनी यहाँ पर जो रैलियां उन्होंने की है उसमें नागा समस्या पर जो ध्यान है वो आकर्षित किया। और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नागा समस्या का समाधान चाहती है और जल्द ही नागा समस्या का जो समाधान है वो हो जाएगा। दूसरे अगर भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, सर्बानंद सोनोवाल की बात करें, इसके अलावा जो सहयोगी दल है एनडीपीपी, उनके तमाम नेताओं की बात करें तो उनको भी पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी नागा समस्या का स्थायी समाधान करेगी, नागा समस्या की
जो परेशानियां या जो कह सकते हैं कि जो चुनौतियां बनी हुई हैं उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कदम उठा रही है। तो कल प्रधानमंत्री मंच से हो सकता है कि नागा जो समस्या है उसको संबोधित कर सकते हैं और एक स्थायी समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे जा रही है उस पर जो विचार है वो जरूर रख सकते हैं। जी नीरज, जो आप बता रहे हैं उससे जो आप जानकारी आपने नीरज दी है उसको देखकर साफ लग रहा है कि कल जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है नागालैंड में वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनावी रैली होगी और उससे एक नागालैंड के लोगों को एक बड़ा संदेश मिल सकता है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कल हम रैली के बाद एक बार फिर आपसे इस बारे में बात करेंगे। हम नागालैंड के बाद सीधे चलते हैं मेघालय विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट एक बड़ा फैक्टर है। यहाँ की महिलाओं की स्थिति और रिवाज देश के अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। यहाँ बच्चों को अपनी मां का अंतिम नाम मिलता है, पति अपनी पत्नियों के घर चले जाते हैं और सबसे छोटी बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में विरासत में उन्हें मिलती है। इसलिए सभी दलों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं पर खास ध्यान दिया है। लेकिन क्या चाहती हैं यहाँ की महिलाएं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेघालय विधानसभा चुनाव पर इस बार सबकी नजर है। बेहद कई रोचक तथ्य जो हैं यहाँ पर हैं जो कि इस चुनाव को प्रभावित भी कर रहे हैं, इस चुनाव को आकर्षक भी बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर बताएं जो हमें लगा। दक्षिण तुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक है। जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर डोमिनेंट रोल में होती हैं। महिलाओं की भूमिका भी बहुत ज्यादा यहाँ पर चुनाव में होती है और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे किए हैं। लेकिन महिलाएं यहाँ पर क्या सोचती हैं, उनकी यहाँ पर क्या जरूरत है, यहीं पर हम जान लेते हैं। बीजेपी ने सेंटर का स्कीम जो दे रहा है वो सबको हम लोग नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग का अभी बीजेपी को चाहिए और बीजेपी का स्कीम चाहिए। सब सुविधा चाहिए हम लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पर तो इतना नहीं मिल रहा है क्योंकि इस मेघालय में भी इस तुरा में भी बीजेपी होना चाहिए। गारो हिल्स में तो बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग बीजेपी चाहिए। यहाँ में हमारा इतना परेशान है, महिला को तो पानी का और बच्चा लोग को देखभाल करने का और यहाँ में शिक्षा पढ़ने का बाद भी यहाँ में नौकरी भी नहीं मिल रहा है। सभी दलों ने महिलाओं के लिए अलग अलग लुभावनी घोषणाएं की हैं, पर उनका कहना है कि दावे जमीन पर उतरने चाहिए और इस बार वे वोट इसी विश्वास के साथ देंगी। यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि महिलाओं का समाज में रोल और वोट में अहम भूमिका तो हो ही, साथ ही सियासी भागीदारी भी अहम हो क्योंकि उन्हें अभी तक पर्याप्त मंच नहीं मिला है। बच्चों के लिए तो कहा ना किसी इतना पढ़ लिख के सब बैठा हुआ है, ना किसी को नौकरी ना चाकरी कुछ भी नहीं। पढ़ लिख के भी 5,000 रुपया महीना दुकान सब में काम करते। पानी के लिए भी दिक्कत है, फिर ये पढ़ाई के लिए मेडिकल के लिए भी सब आउटसाइड जाने पड़ता है। इधर में तो पानी नहीं मिलता है, अच्छे स्कूल नहीं मिलता है। वो गेजेट होने से शिलोंग जाना पड़ता है, शिलोंग से कागज लेकर आना पड़ता है, कुछ नहीं मिलता है, उधर में जला जाना पड़ता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 36 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 2018 में 32 और 2013 में 24 महिला उम्मीदवार थीं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तब तक मेघालय के मात्र सत्तात्मक समाज द्वारा किए गए सशक्तिकरण का वादा केवल आधा ही है। जो ये मात्र सत्तात्मक यहाँ की संस्कृति है, कल्चर है, वो अपने आप में बहुत मजबूती है, महिला को बहुत अधिकार देती है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी बहुत है। और जो यहाँ पर इनकी समस्याएं हैं, चाहे घर की हो, पानी की हो या फिर आधारभूत ढांचे की मजबूती की, रोजगार की, वो इस बार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन रही है। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तुरा। जनादेश में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड, अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क
नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। नागा पीपल्स फ्रंट के प्रमुख शिरहोजेली लिजुत्सु ने चुनाव के बाद अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी गठबंधन को सरकार बनाने में सफलता नहीं मिलेगी। लिजुत्सु ने बताया है कि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 22 प्रत्याशी खड़े किए हैं, जिनमें से 12 से 15 प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। This time we have altogether 12 political parties. Out of these 12 parties, ours is the only regional political party. The rest are all national parties. About this NNDP and BJP alliance, which both sides they say that they will form the government and they do not require other political parties. And therefore this time I could set up only 22 candidates. But we hope all these 22 candidates have the winning chance. Post-poll alliance, we keep the option open. मेघालय में कल पीएम मोदी के 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। वो शिलांग में रोड शो करेंगे, वहीं तुरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की इन चुनावी कार्यक्रमों से राज्य की राजनीति में क्या बदलाव आ जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तुरा से मौजूद है हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, कल प्रधानमंत्री के 2 चुनावी कार्यक्रम हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और इससे चुनावी राजनीति जो अंतिम दौर में पहुंच चुका है, चुनाव का प्रचार, उस प्रचार के उफान में अब और कितना उफान पीएम के इन कार्यक्रमों के बाद आ जाएगा? देखिए, जो प्रचार है वो अब कह सकते हैं कि प्रचंड गति से यहाँ पर हो रहा है और जो राजनीति में उफान की आप बात कर रहे हैं वो भी जबरदस्त अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सियासत में विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और जो शिलांग में जो कार्यक्रम है उसको लेकर बेहद उत्साह यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। तुरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मेरी आम लोगों से जो बातचीत हुई है उनका भी ये कहना है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वो बेहद उत्सुक हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जिस तरह से आम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो लोगों में एक बहुत उत्साह दिलाती है। और यहाँ के लिए ये खास इसलिए है क्योंकि इतने साल के बाद भी अगर हम बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय जो है वो विकास से वंचित है। मेडिकल कॉलेज जो है, अगर तुरा की हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पानी की समस्या जो है वो बेहद गंभीर है हर इलाके में। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चरमराया हुआ है, उसमें भी मजबूती की जरूरत है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर जो यहाँ की जनता है वो प्रधानमंत्री की तरफ, आस की तरफ देख रही है। और अगर राजनीति की आप बात करते हैं तो इस बार यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। सभी दलों ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी रमा, मेघालय में बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं लेकिन समय का अभाव है, इसलिए हमें इस चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। और कल हम एक बार जब प्रधानमंत्री की रैली हो जाएगी तब हम कल एक बार फिर आपसे इस मेघालय के चुनावी समीकरणों पर बात करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनादेश में आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीडी न्यूज।